सरकार के अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। फिलहाल 7 लाख आय तक कोई टैक्स नहीं है। आयकर दाताओं को कोई राहत यहां पर नहीं मिल रही है। 5 साल में करदाता सेवाओं में सुधार हुआ है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस बजट को सामने रख दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं ये बड़े ऐलान वित्त मंत्री द्वारा जो किए गए हैं इसे। देखिए, सीधी सी बात यदि इस बजट के माध्यम से समझा जाए तो जैसा कि लोग कह रहे थे ये आखिरी मोदी का दूसरी सरकार का ये आखिरी बजट है इस सरकार का, लेकिन इस बजट का बिंदु आखिरी सरकार नहीं पे। जो मोदी जो 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 की जो विकसित भारत की बात करें, उसको लेकर इसमें फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, जो इकोनॉमी को ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी होती है। और गाँव गरीब कल्याण की बात भी इसमें कही है। PM आवास योजना की बात हुई, चाहे महिला की बात हो, उद्यम क्रांति की वजह स्टार्टअप, सारे समूह को उन्होंने समेटने की कोशिश की। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार का बजट थोड़ा भाषण छोटा था। इसके बाद उम्मीद ही की जा रही कि सरकार आने वाले समय में अनुपूरक बजट लाएगी और उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। मेरे साथ फिलहाल शहर के जाने माने लोग हैं, इंडस्ट्रियल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, अपने अपने सेक्टर में जो है वो ख्याति रखने वाले लोगों से बात करूंगा और समझूंगा कि आखिर इस बजट को अपने नजरिए से कैसे देखते हैं। अनिल अग्रवाल साहब है, उनसे बात करूंगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। कैसे देखते हैं आज के इस बजट को? देखिए, बजट पे जैसा आपने कहा, सरकार का पूरा फोकस आधारभूत संरचना पे था कि आधारभूत संरचना में जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर को और व्यापारियों को लाभ होगा। एक जो महत्वपूर्ण इन्होंने योजना जो इस बजट में लाया है वो आया है कि 2014-15 तक और 1962 से लेके पुरानी जितनी भी टैक्स डिमांड जो 10,000 रुपये तक की है वो सारे इनकम टैक्स आयकर दाताओं की माफ़ कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है कि 10,000 रुपये तक की कई लोगों की डिमांड है, 1960-65 से पेंडिंग पड़ी है। तो वो वित्त मंत्री ने इसमें एक महत्वपूर्ण किया। टैक्स स्ट्रक्चर में तो हालांकि चेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये डिमांड हटा देंगे तो 10,000 रुपये तक की ये लायबिलिटी हटने से लोगों को रिलीफ मिलेगी, करदाताओं को रिलीफ मिलेगी। दूसरा, हमारी उम्मीद ये थी इस बजट में करदाताओं को कि कर के माध्यम से उनकी जेब में पैसा आएगा, लेकिन वो है नहीं मिला है। हालांकि सरकार ने रेलवे में अपग्रेडेशन की बात की है, एविएशन में अपग्रेडेशन की बात की है, लेकिन हमारा ये मानना था कि सरकार जो टिकट प्राइसिंग है, जैसे एरोप्लेन की कॉस्ट टिकट की बहुत हाई हो जाती है, रेलवेज़ की बहुत हाई हो जाती है, तत्काल प्रीमियम में बहुत हाई हो जाती है, इस पर सरकार कुछ युक्ति संगत करती, तर्क संगत करती तो हमारे को लाभ होता। बट हालांकि मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग को जो एक लोक लुभावन नीति का लाभ मिलना चाहिए था या ऐसा उम्मीद कर रहे थे, ऐसा सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया है। और सरकार ने जैसा कि 2047 आने वाले 20-25 सालों को होराइजन रख के इस बजट को एक पेश किया है। मेरे साथ JCCI के अध्यक्ष रहे प्रेम दुबे भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि वो बजट को किस ठीक है। कुमार इंदर देख रहा था, बिल्कुल इस चर्चा को जारी रखेंगे, आपकी बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जी भी जुड़ चुके हैं और सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं? भले ही मिनी बजट था, लेकिन कई सेक्टर्स को राहत देने का सरकार द्वारा यहां पर प्रयास किया गया। जिन सेक्टर्स को राहत देने की बात कही गई है, क्या संतुष्ट दिख रहे हैं वो इस बजट के ऐलान से? देखिए हिमानी, जैसा कि संभावना थी, ये मोदी पार्ट 2 का ये आखिरी बजट था और चूंकि चुनाव है अप्रैल में, इसलिए इसको अंतरिम बजट के रूप में पेश किया गया है। और अंतरिम बजट में जो बजट भाषण था वो बहुत संक्षिप्त भाषण था और सरकार जो है वो आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी। और मोटे तौर पे इन्होंने अपने 10 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया और टारगेट लेके चला कि 2047 का भारत कैसे होगा, और उसके मद्देनजर पूरा बजट भाषण जो था वो फोकस था। और जो बजट भाषण की मुख्य बातें थी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफ़ी जोर दिया गया है। महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्ग जो हैं उनकी समृद्धि को फोकस किया गया है। परिवहन सुविधाओं के विस्तार को काफ़ी अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है कि किस तरह से रेलवे का अपग्रेडेशन होगा, हवाई सुविधाओं का कैसे विस्तार होगा, सड़क मार्ग का कैसे उन्नयन होगा, टूरिज्म सेक्टर का कैसे विकास होगा, समाज के पिछड़े वर्ग जो माने जाते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, महिलाओं
की सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं। टूरिज्म के लिए कहा गया है कि जो है ब्याज मुक्त उनको ऋण दिया जाएगा टूरिज्म सेक्टर में। इसके अलावा जो रिसर्च है, रिसर्च को ज़्यादा फोकस किया जाएगा और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारे को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जो इन क्षेत्रों में रिसर्च होते हैं उन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो है ऋण मुक्त ब्याज जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो इस तरह की काफ़ी बातें जो है अंतरिम बजट में कही गई है और ये विश्वास जताया गया है कि जुलाई में जब पूरा बजट आएगा उसमें विस्तार से इन सभी बातों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अपना बजट अंतरिम बजट का जो भाषण दिया है वो संक्षिप्त भाषण में उन्होंने ये बताया कि सरकार जो है पिछले 10 साल में क्या क्या विकास उसने किया है और आने वाले सालों में जो रोड मैप सरकार का है, जो विजन है सरकार का, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। जी, ऐसे में देखिए सरकार के लिए भी ये बेहद चुनौतीपूर्वक था क्योंकि चुनाव नजदीक थे, अंतरिम बजट था, कौन कौन से सेक्टर्स को साधना है और अंतरिम बजट को देखते हुए कौन से वो मुख्य बिंदुओं को जनता के बीच में रखना है ताकि इसका प्रभाव जो है चुनावों पर भी पड़े लेकिन लोक लुभावने वादे ना लगे। मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि आर्थिक विकास कैसे हो भारत का, कैसे विकसित राज्यों की विकसित देश की श्रेणी में कैसे भारत आए, इस बात पर फोकस किया निर्मला सीतारमण ने और बताया इसके लिए जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे किया जाए जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हो और इसके अलावा व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा मिले, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही होता है। इसके अलावा जो बुनियादी सेक्टर हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर जो है बजट भाषण जो है वो केंद्रित रहा है। इसके अलावा समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो लोकतंत्र में वोट करते हैं, उनको साधते हुए जो है अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने अपनी बातें कही, खासतौर पर महिलाओं के लिए उन्होंने जिक्र किया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसमें सफल होती हुई नजर आई है। जिन सेक्टर्स को सरकार ने साधा है, जिन बिंदुओं पर सरकार ने ऐलान किया है, कहीं ना कहीं ये बेहद राहत भरा भी ऐलान माना जा रहा है। इस बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर डंडोतिया जी भी जुड़ चुके हैं, उनका सीधा मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, जो तमाम बिंदुओं को साधना चाहिए था सरकार को ताकि इसका प्रभाव जो है वो लोकसभा चुनावों पर भी पड़े और कहीं ना कहीं अंतरिम बजट जो है एक छाप छोड़ जाए, क्या इसमें सरकार सफल होती हुई नजर आई है? यानी कि जो पूरा मैप तैयार किया गया था उस मैप पर खरी उतरती हुई सरकार नजर आई है? देखिए, हमारे बिल्कुल कहना होगा कि अंतरिम बजट था, लिहाजा कोई बड़ा ऐलान इस पूरे बजट में किया जाता, इस बात की संभावना काफी कम जताई जा रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर जरूर सबकी एक निगाह थी कि शायद इनकम टैक्स स्लैब में सरकार कुछ बदलाव करे, पर लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। पर लेकिन जो पुराने बकायेदार जो टैक्स पेयर थे उनको थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की गई है। 10,000 तक का जो बकाया था उसको माफ करने की कोशिश इस पूरे बजट में की गई है, जिससे 1 करोड़ टैक्स देने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा एक जो सेक्टर है वो पूरे बजट को देखकर लगता है कि सरकार का पूरा फोकस इस पूरे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं को लेकर खास कर रहा है। महिलाओं के टीकाकरण को लेकर 9 से 14 साल की जो बालिकाएं उनके टीकाकरण को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा, ये बात निर्मला सीतारमण ने कही है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, ये एक बड़ी बात है इस पूरे बजट के अंदर। साथ ही साथ जो लखपति दीदी योजना है जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लाभ अब तक दिया गया था, उसको दायरे को बढ़ाकर अब 3 करोड़ किया जाना, ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की जा रही है और यह माना जा रहा है कि इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर सरकार को, बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि मध्य प्रदेश सहित जो दूसरे राज्यों में 5 राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पर महिला मतदाताओं ने इस बार वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो रुझान लगातार चुनावों के सामने निकल कर आए उसमें हर बार ऐसा होता नजर आ रहा है कि महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। लिहाजा इस पूरे बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत 5 करोड़ नए मकान बनाने की बात सरकार के द्वारा की गई है। 40,000 वंदे भारत कोच की तरह रेलवे कोचों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। ये एक बड़ी कहना होगा कि एक यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात सरकार की ओर से कही जा सकती है। पर लेकिन जो राहत की उम्मीद की जा रही थी इस पूरे बजट के माध्यम से
कि बड़ी राहत होगी, कम से कम इस पूरे बजट में ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया है। हालांकि इस बात के संकेत केंद्र सरकार के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पहले दे दिए गए थे कि यह अंतरिम बजट है, लिहाजा लोक लुभावन घोषणा करने से सरकार बचेगी और इस पूरे बजट में सरकार का जो बजट जो सामने निकल कर आया है उसमें कुछ दिखता भी ऐसा ही है। हिमानी, बिल्कुल, देखिए जो केंद्र बिंदु रहे हैं महिलाओं पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, ये बखूबी यहां पर सरकार ने ऐलान तो किया है, लेकिन जो आम लोगों को राहत मिलनी थी उसमें थोड़ी सी कमी यहां पर रही है। आप दोनों का मैं रुख करना चाहूंगी, यहां पर रोकना चाहूंगी और सीधा दर्शकों को लिए चलूंगी। अरुण साहब क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी बयान सुन लेते हैं बजट को लेकर। इन कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आए हैं, तो गरीबों को विकास की मुख्यधारा में लेकर आना, उनके जीवन में खुशहाली लेकर आना और उनके जीवन को आसान और सुलभ बनाना, ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। और जैसी उम्मीद थी कि इस बजट में भी उनके लिए काम होगा, उसी तरह का प्रावधान इस बजट में दिख रहा है। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी सुना और इससे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव को भी हम सुन रहे थे। लगातार इस बजट को और इसकी उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए और इस बजट को क्रांतिकारी बताते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कई सवाल खड़े कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भले ही यात्रा को लेकर तमाम और ट्रांसपोर्ट को लेकर तमाम यहां पर ऐलान किए गए हों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किराए में कितनी राहत मिली है। अगर किराए में राहत मिल जाती तो आम लोगों की जेब पर खासा इसका फर्क भी पड़ता और राहत भी मिलती हुई नजर आती। सुधीर जी, सुधीर जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए मानी, बिल्कुल किराए से राहत देने के बजाय सरकार का पूरा फोकस कम से कम यात्री सुविधाओं के विस्तार पर इस पूरे बजट में नजर आता है। अगर हम बात करें तो रेल को लेकर जो वंदे भारत की तरह 40,000 कोच बनाने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं रेल का अपग्रेडेशन, यानी कि यात्रा ज्यादा सुखद हो, इस बात पर सरकार का ज्यादा फोकस है, इसके बजाय कि लोगों को किराए से राहत मिले। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ, इस समय लोग सुविधाएं ज्यादा चाहते हैं और सरकार को इस ओर ध्यान भी देना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो पूरे देश की अगर हम बात करें रेलवे सुविधाओं को लेकर, तो निश्चित तौर पर आम यात्रियों की शिकायतें रहती है रेलवे के अंदर जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो गंदगी की बात हो या फिर कोच के मेंटेनेंस की बात हो। अगर वंदे भारत की तरह कोच तैयार किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हालांकि यात्रियों पर इसका वजन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप सुविधा लेते हैं तो उसका भार आपको उठाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर इस किराए में बढ़ोतरी के तौर पर इसको जरूर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो आने वाला विजन सरकार का साफ नजर आता है। लगभग आने वाले 50 साल तक 1 लाख करोड़ का लोन जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर, यानी कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। और इसी दिशा में सरकार ने एक बड़ा ऐलान इस पूरे बजट के अंदर किया है, जहां पर 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार ने इसका प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा सरकार का जोर है, जिस तरीके से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, इसके अलावा नए निर्माण कार्य हो रहे हैं, इनको लेकर भी कहीं ना कहीं बजट में इसकी झलक दिखाई देती है। आम आदमी को राहत जो मिलनी चाहिए थी उसका संकेत पहले ही केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दिए थे कि आंतरिक बजट है। आने वाले समय में 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं, देश के लोकसभा के चुनाव होने हैं, फरवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लगने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सरकार के द्वारा अगर बड़े वादे किए जाते तो निश्चित तौर पर इनको चुनावी वादे के तौर पर देखा जाता। अंतरिम बजट के बाद में जब नई सरकार बनेगी, उसके बाद में जब पूर्ण बजट
आने वाला पेश किया जाएगा, तो उस समय निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि आम आदमी को राहत मिले। और जिस बात का जिक्र आप कर रही है, चाहे वो यात्री के किराए की बात हो या फिर टैक्स स्लैब की बात हो, निश्चित तौर पर नई सरकार से जरूर लोगों की यह उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में सरकार थोड़ी सी राहत कम से कम इस महंगाई के दौर में आम लोगों को दे। पर लेकिन यह बजट अपने आप में खास है, क्योंकि अंतरिम बजट केंद्र सरकार का भले ही हो, पर लेकिन राज्यों के सरकार के जो बजट आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी 6 फरवरी से 7 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है और प्रदेश सरकार भी अपना जो बजट है वो तैयार करेगी। हालांकि अंतरिम बजट है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी फायदा जो पहुंचवाने की कोशिश सरकार कर रही थी, उन सेक्टर्स को बखूबी यहां पर साधा गया है सरकार द्वारा। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ सकता है। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं है मनोज जी, ऐसे में इसका भी प्रभाव क्या चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहां पर भी कुछ लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, सवाल दोहराइए। टैक्स पेयर में और साथ ही टैक्स स्लैब में कोई यहां पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। क्या इसकी नाराजगी जो है और इसका खामियाजा आगामी चुनावों पर प्रभाव डाल सकता है कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जो पिछले साल के बजट में जो तय किया गया था कि इस टैक्स स्लैब किस किस तरह के होंगे और उसके आधार पर जो है लोगों को आयकर देना होगा, तो इसकी उम्मीद सबको थी कि शायद चुनावी साल है इसलिए टैक्स स्लैब जो है चेंज हो और जो आम आयकर दाता हैं उनको करों में छूट मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर निर्माण के बाद जो है पूरे देश में एक वातावरण है, राम लहर है, शायद इस बात से जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इस बात से अभिभूत है कि पूरे चारों तरफ जो है देश में उनके पक्ष में माहौल है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई है जिससे मतदाताओं को आकर्षित कर सके। इस ऐलान के दौरान सरकार काफी आश्वस्त भी होती हुई नजर आ रही थी और इसीलिए 10 सालों में अर्थव्यवस्था बढ़ी है, 2047 तक भारत सशक्त बनेगा, इस तरह की तमाम बातें सरकार बखूबी काफी आश्वस्त होती हुई रखती हुई इस ऐलान के बीच नजर आई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बजट पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, दर्शकों को मुख्य बिंदु समझाने के लिए। और इस बीच हमारी संवाददाता भोपाल से जुड़ चुकी है, मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, बजट में तमाम बिंदुओं को साधा गया है, चाहे महिलाओं से जुड़ा हो, किसान सेक्टर हो या फिर रोजगार को लेकर हो। ऐसे में किस तरह से जनता इस बजट का स्वागत कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट है वो एक बार फिर से आ चुका है। ऐसे में हर एक बिंदु पर खासा फोकस किया गया है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक चीज़ पे खासा फोकस किया गया है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहां फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में वो इस बार जो बजट आया है उसे किस तरीके से देखते हैं। सर, बजट आ चुका है, वुमेन्स पे, किसानों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, कुछ खासा बदलाव नहीं किया गया है। पर देखिए, बदलाव करने की बात इसलिए नहीं कहेगी कि इंटरिम बजट है और सरकार ऑलरेडी देश की आधी से ज़्यादा जनता को खुश कर चुकी है। दूसरा, सरकार ये चाहती है कि बचत कम, खर्चा ज़्यादा हो, इसलिए टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऑलरेडी 7 लाख रुपए तक क्या जिनकी इनकम है उनको छोड़ा गया। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात की, मिडिल क्लास की बात की है, जो मध्यम वर्ग के व्यापारियों की बात की है कि जो 10-11 तक के जो केस हैं 25,000 रुपये के, जो अपील में डले हुए इनकम टैक्स की जो डिस्प्यूटेड हैं वो पूरे माफ़ कर दिए जाएंगे। और जो 15 वाले हैं, 25 वाले जो 15 वाले हैं वो 10,000 के हैं और 10-11 वाले 25,000 के। ये पूरे फिनिश जो पेनल्टी वगैरह है ये सब खत्म कर दी जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक उन्होंने टूरिज्म की बात की है, निश्चित तौर पर किसी भी देश की प्रगति में टूरिज्म एक बड़ा पोर्शन होता है इनकम का। जैसे हम यूरोप को देखें तो यूरोप में जिस तरीके से जियो टेंशन चल रही, लड़ाई चल रही है, उसका फायदा कौन ले सकता है? ये तो दूरदृष्टि वाली बात थी। उन्होंने इसलिए लक्षद्वीप की बात करी, उन्होंने इसलिए हिंदुस्तान में टूरिज्म की बात करी कि उसमें वो नए पोर्ट भी बना लेंगे और एयरपोर्ट भी बना लेंगे, तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा।
और इनकम भी होगी। तीसरी बात जो है उन्होंने ये कही कि आने वाले समय में जो विकसित भारत की तस्वीर है, अमृत काल है, ये कैसे चालू होगा? ये जब चालू होगा कि जब पॉलिसियाँ आने वाले लंबे समय के लिए चलेंगी। लंबे समय के लिए कब चल सकती है? जब स्थिर सरकार आए। आज दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया भारत की तरफ सिर्फ इसलिए देख रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रही है विदेशी निवेश का, कि भारत में स्थिर सरकार। और डोमेस्टिक लेवल पर क्या है, ये सरकार देख चुकी है कि आम जनता के पास जो बैंकों में पैसा पड़ा था, जो अखबार के नीचे पैसा पड़ा था, वो सब इंडस्ट्रीज में पैसा लग रहा है। तो अच्छा सर, बजट में 2050 तक भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की बात कही। आपको लगता है जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके के बजट में बातें कही गई हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? 100% मुमकिन हो पाएगा। आज दुनिया में जो स्किल्ड लेबर है, जो इंजीनियर्स हैं, आप सोचिएगा पूरा यूरोप